हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में जो कि तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन के द्वारा दिया गया है। रिसेप तैयब एर्दोगन का कहना है कि G20 समिट जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, उसमें एक तरीके से जो डील साइन हुई थी कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, वो एक तरीके से बिना तुर्की के सफल नहीं हो पाएगा। तो पहले समझते हैं कि आखिर एर्दोगन ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि बिना तुर्की के ये कॉरिडोर सफल नहीं हो पाएगा। उसमें हम देखते हैं कि एर्दोगन का क्या रोल है और उसमें चाइना का क्या रोल है, उसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का क्या रोल है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा विस्तार से इसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुर्की की। तुर्की की राजधानी एक तरीके से अगर हम देखें तो अंकारा है और इसकी करेंसी लीरा है। इसकी करेंसी पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा डिप्लीट हुई है और उसकी करेंसी की परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत कम हुई है। और इस समय तुर्की को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बचाने के लिए चाइना ने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लोन दिया है। सॉफ्ट लोन से संदर्भ ये है कि सॉफ्ट लोन ऐसा लोन होता है जिस पे बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि आखिर चाइना ने तुर्की को बहुत सारा लोन क्यों दिया हुआ है और तुर्की ने एक चीपेस्ट लोन क्यों लिया हुआ है चाइना से। तो अगर हम चाइना के पर्सपेक्टिव की बात करें तो चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो कि एक तरीके से मैरीटाइम रूट से भी होकर जाता है और लैंड रूट से भी होकर जाता है। तो अगर चाइना का लैंड रूट का अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखें तो उसमें हम देखते हैं कि पहले चाइना से शुरू होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके बाद ये सेंट्रल एशियान के देशों में जाता है। सेंट्रल एशियान के देश जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब देश हैं। इन देशों से होता हुआ BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये ईरान पहुंचता है। ईरान पहुंचने के बाद ये ईरान से तुर्की को जाता है। तुर्की पहुंचने के बाद ये चला जाता है यूरोप, खासकर जो यूराल माउंटेन के ईस्ट वाला यूरोप है उसको, ये स्पेशली रसिया की राजधानी मॉस्को तक जाता है। उसके बाद मॉस्को से इसको यूरोप से कनेक्ट कर देने का पूरा प्रावधान था एक तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा कि जैसे अगर ये इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर एक तरीके से सफल हो जाता है तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तरीके से तुर्की को आएगी। तो तुर्की को क्या प्रॉब्लम आएगी? तुर्की को ये प्रॉब्लम आएगी कि इसमें तुर्की को जो भी इन्वेस्टमेंट चाइना से मिल रहा है वो मिलना एक तरीके से बंद हो जाएगा। जैसे ये कॉरिडोर जो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये इंडिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, इजराइल का हैफा पोर्ट और वहाँ से यूरोप, जर्मनी और फ्रांस पहुंच जाएगा। मतलब यूरोप के जर्मनी और फ्रांस देशों में पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें कहीं भी तुर्की का जिक्र नहीं किया गया है। इसी वजह से रिसेप तैयब एर्दोगन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। उसमें एक रे रीजन भी दिया गया है कि जैसे अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि इटली ने एक तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है। इटली ने कहा है कि चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। कोरोना के पीरियड में हमने देखा है कि चाइना का क्या रवैया रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली अपने आप को हटा ले। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि अमेरिका भी एक तरीके से इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के इकोनॉमिक कॉरिडोर में बहुत ज़्यादा एक तरीके से इंटरेस्ट ले रहा है। उसका कहना है कि चाइना के अगर BRI कॉरिडोर को एक तरीके से अगर असफल होना है तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है और ये प्रोजेक्ट को 60 दिनों के अंदर इनिशिएट कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि तुर्की परेशान क्यों है। तुर्की को परेशान इसलिए है कि अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सेंट्रल एशिया, ईरान, तुर्की होते हुए रसिया की राजधानी मॉस्को तक पहुंचती है और फिर वहाँ उसका विस्तार यूरोप तक होना था। ये अगर इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर बन जाता है तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप के देश जो हैं एक तरीके से आशंकित हैं चाइना को लेके। तो यूरोप के देश इतने ज़्यादा आशंकित हैं कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक तरीके से बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ चुका है। यूनाइटेड स्टेट ऑलरेडी इसका कोई पार्ट नहीं है और दूसरे यूरोप को देशों को जैसे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। दूसरी बात यह है कि हम ये देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि तुर्की का जो होगा कि तुर्की में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं क्योंकि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक तरीके से कंप्लीशन के फेज में रहेगा नहीं, तो उससे चाइना को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर चाइना को कोई फ़ायदा नहीं होगा तो वो तुर्की में जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तुर्की में अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो तुर्की की जो करेंसी लीरा है
उसकी परचेजिंग पावर और कम होती जाएगी, मतलब उस करेंसी की डिप्लीट होती चली जाएगी। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि अभी कुछ साल पहले तक जो है 1 लीरा करीब 10 रुपए के बराबर थी, लेकिन इस प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम देखते हैं तो इस समय 1 लीरा 3 रुपए के बराबर है। लेकिन अगर हम फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम जानेंगे कि लीरा जो है आने वाले समय में 1 रुपए बराबर 1 लीरा हो जाएगा। तो इन सब वजहों से रिसेप तैयब अर्दोगन बहुत परेशान है। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट तुर्की के बिना एक इनकम्प्लीट है। जब तक तुर्की को इसको शामिल नहीं किया जाता है इस प्रोजेक्ट में, तब तक एक प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट माना जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्री के बहुत सारे देश इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ चुके हैं और इसमें बहुत ज़्यादा रोल एक तरीके से इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी ने निभाया है। उन्होंने एक तरीके से सीक्रेट तरीके से एक तरीके से सऊदी अरेबिया से एक तरीके से गुप्त बात की और सारी योजनाओं को एक तरीके से उन्होंने विस्तार दिया और उन्होंने यूएई से भी बात की, इजराइल से भी बात किया इस कॉरिडोर के बारे में। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा? वे फॉरवर्ड ये है कि अगर इसको हम देखें तो एक तरीके से पाकिस्तान बहुत परेशान है। पाकिस्तान परेशान इसलिए है क्योंकि अगर इंडिया इस कॉरिडोर का मेंबर है, यहाँ से ये कॉरिडोर की स्टार्टिंग हुई है, अगर ये कॉरिडोर सफल हो जाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी 9 और 10% के रेट से ग्रो करेगी। अभी इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी रोबस्टिक ग्रोथ कर रही है। अगर ये 9 और 10% के हिसाब से ग्रो करेगी तो इंडिया एक तरीके से सुपर पावर बनने के रास्ते पे चल निकलेगा और पाकिस्तान की परेशानी और बढ़ती चली जाएगी। तो इस समय इस कॉरिडोर से, जो कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर है, इससे चाइना तो परेशान है ही, उससे जो है तुर्की भी परेशान है और पाकिस्तान भी परेशान है। थैंक्स राज, आज के लिए इतना।